चलिए एक ऐसे दौर में चलते हैं जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सांस्कृतिक ताकतों में से एक था। ये वो जमाना था जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते देखा, सत्ता के लिए जबरदस्त संघर्ष देखे और एक ऐसी मिलीजुली तहजीब की नींव रखी जो आज भी हमारी पहचान का एक अटूट हिस्सा है। आज हम मध्यकालीन भारत के लगभग 500 सालों के इतिहास को समझेंगे। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत से लेकर महान मुगल साम्राज्य की बुलंदियों और फिर उसके ढलान तक। ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि उन सिस्टम्स, उन विचारों और उन सांस्कृतिक लहरों को समझने की कोशिश है जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस सफर को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। पहले हम देखेंगे कि कैसे दिल्ली सल्तनत ने उथल-पुथल के बीच एक मजबूत साम्राज्य खड़ा किया। फिर हम मुगलों के शानदार उदय और अकबर के दौर में उनकी ताकत के जमने की कहानी जानेंगे। इसके बाद हम मुगल साम्राज्य के सुनहरे दौर और उसके पतन के कारणों पर गौर करेंगे। फिर हम उस प्रशासनिक और आर्थिक इंजन को समझेंगे जिसने इन सल्तनतों को ताकत दी। हम उस दौर के अद्भुत सांस्कृतिक संगम की बात करेंगे और आखिर में हम उस गहरी विरासत पर नजर डालेंगे जो आज भी हमारे समाज में जिंदा है। देखिए, 12वीं सदी के आखिर में भारत का राजनीतिक नक्शा काफी बिखरा हुआ था। कई छोटे छोटे राज्य थे जो लगातार आपस में ही लड़ रहे थे। इसी माहौल में, इसी अनिश्चितता के बीच दिल्ली सल्तनत का उदय हुआ। यह भारत में पहला बड़ा और टिकाऊ तुर्की इस्लामी साम्राज्य था, जिसने न सिर्फ इस जमीन को एक राजनीतिक धागे में पिरोया, बल्कि शासन और प्रशासन का एक बिल्कुल नया तरीका भी शुरू किया। सल्तनत की नींव रखने का सेहरा गुलाम वंश के सिर बंधता है। इसकी शुरुआत की कुतुबुद्दीन ऐबक ने, एक ऐसा शख्स जो गुलाम से सुल्तान बना। लेकिन सल्तनत का असली संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, जिसने इसे प्रशासनिक और सैन्य तौर पर स्थिरता दी। बाद में गयासुद्दीन बलबन ने लौ और रक्त की सख्त नीति अपनाकर सुल्तान के पद की इज्जत और केंद्र की ताकत को मजबूत किया। उसने अंदरूनी बगावतों और बाहरी हमलों को कुचलकर साम्राज्य को एक फौलादी ढांचा दिया। इसी दौर में तुर्के चहलगानी यानी 40 तुर्क सरदारों का एक बहुत ताकतवर गुट भी उभरा। ये तुर्के चहलगानी का आइडिया अपने आप में एक क्लासिक राजनीतिक विरोधाभास जैसा लगता है। मतलब एक ऐसी संस्था जिसे बनाया तो गया था सुल्तान की मदद के लिए, लेकिन वो खुद इतनी ताकतवर हो गई कि सुल्तान को ही चुनौती देने लगी। ये पावर शिफ्ट असल में हुआ कैसे, और बलबन ने इस पैरेलल पावर सेंटर को खत्म करने के लिए क्या तरीका अपनाया? आपका सवाल बिल्कुल इस दौर की राजनीति के दिल में उतरता है। देखिए, शुरू में तो ये 40 अमीर इल्तुतमिश की सबसे बड़ी ताकत थे, जो साम्राज्य चलाने में उसकी मदद करते थे। लेकिन इल्तुतमिश के बाद जब कमजोर सुल्तान आए, तो इन सरदारों ने सत्ता पर अपनी पकड़ बना ली। वे एक तरह से किंग मेकर बन गए, जिसे चाहते सुल्तान बना देते और जिसे चाहते हटा देते। बलबन, जो खुद कभी इसी गुट का हिस्सा था, जब सुल्तान बना तो वो जानता था कि ये गुट ही बादशाहत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए उसने एक एक करके इन सरदारों को या तो मरवा दिया या उनकी ताकत को पूरी तरह से खत्म कर दिया, ताकि सुल्तान का हुक्म सबसे ऊपर रहे, बिना किसी चुनौती के। खिलजी वंश के आने के साथ ही सल्तनत की विस्तार करने की चाहत अपने चरम पर पहुंच गई। अलाउद्दीन खिलजी, जो खुद को दूसरा सिकंदर कहता था, उसने मलिक काफूर की अगुवाई में दक्षिण भारत के दूर दराज के राज्यों को भी जीत लिया। लेकिन उसकी फौजी जीतों से भी ज्यादा चौंकाने वाले थे उसके आर्थिक सुधार। मंगोल हमलों से निपटने के लिए एक बहुत बड़ी सेना रखनी पड़ती थी। उस सेना का खर्च उठाने के लिए उसने एक जबरदस्त मार्केट कंट्रोल सिस्टम लागू किया। शाहाना मंडी के तहत अनाज से लेकर घोड़ों तक हर चीज की कीमत सरकार ने तय कर दी। ये एक सख्त कदम था जिसने व्यापारियों पर तो लगाम कसी, लेकिन सैनिकों और आम लोगों के लिए महंगाई को काबू में रखा। तुगलक वंश को उसके बड़े बड़े प्लान्स और साहसी प्रयोगों के लिए जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक एक दूर की सोचने वाला शासक था, लेकिन उसके आइडियाज शायद वक्त से बहुत आगे थे, जैसे टोकन करेंसी चलाना या राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना। ये योजनाएं कागज पर तो अच्छी थीं, लेकिन खराब प्लानिंग और लोगों का साथ ना मिलने की वजह से बुरी तरह फेल हो गईं। इसके बिल्कुल उलट उसका उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक था। उसने बड़े बड़े बदलावों के बजाय प्रैक्टिकल कामों और लोगों की भलाई पर ध्यान दिया। उसने नहरों का जाल बिछवाया, नए शहर बसाए और साम्राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया। ये एक बहुत दिलचस्प कंट्रास्ट है। एक ही वंश के 2 शासक, लेकिन शासन को लेकर उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क।
क्या ये सिर्फ उनकी पर्सनालिटी का अंतर था, या ये शासन की दो अलग अलग फिलॉसफी को दिखाता है? एक तरफ क्रांतिकारी आदर्शवाद और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत से जुड़ा यथार्थवाद। यकीनन ये शासन की दो अलग अलग फिलॉसफी को ही दिखाता है। मोहम्मद बिन तुगलक एक आइडियलिस्ट था, जो साम्राज्य को तर्क और प्लानिंग के हिसाब से पूरी तरह बदल देना चाहता था, भले ही इसके लिए सख्त कदम उठाने पड़े। वहीं फिरोज शाह तुगलक एक रियलिस्ट था। उसका मानना था कि एक बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए स्थिरता और धीरे धीरे सुधार करना ही सबसे अच्छा तरीका है। मोहम्मद बिन तुगलक की कहानी हमें सिखाती है कि महान आइडियाज भी अगर सही तरीके से और सही समय पर लागू न किए जाएं तो फेल हो सकते हैं, जबकि फिरोज शाह की विरासत बताती है कि कभी-कभी प्रैक्टिकल और कल्याणकारी काम ही एक शासक को ज्यादा कामयाब बनाते हैं। तो अब हम भारत के इतिहास के सबसे शानदार दौर में से एक में कदम रख रहे हैं, मुगल साम्राज्य। तैमूर और चंगेज खां के वंशजों ने इस साम्राज्य की नींव रखी, जो कला, संस्कृति, वास्तुकला और प्रशासन को एक ऐसी बुलंदी पर ले गया जो दुनिया ने पहले नहीं देखी थी। ये शाही शानो शौकत का एक बिल्कुल नया पैमाना था। मुगल साम्राज्य की नींव तो बाबर ने रखी, लेकिन उसके बेटे हुमायूं को एक अफगान शासक शेरशाह सूरी ने हराकर दिल्ली से बाहर कर दिया। ये जो 15 साल का मुगल इंटरवल था, ये भारतीय प्रशासन के इतिहास में एक बहुत जरूरी मोड़ साबित हुआ। शेरशाह एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर था। उसने जमीन के लगान के लिए जब्ती सिस्टम और करेंसी में सुधार जैसे कई नए काम किए। उसका सिस्टम इतना असरदार था कि जब हुमायूं के बेटे अकबर ने सत्ता वापस हासिल की, तो उसने शेरशाह के ही मॉडल को न सिर्फ अपनाया बल्कि उसे और बेहतर बनाया। यानी एक दुश्मन की बनाई नींव ही मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक ताकत का आधार बन गई। मुगल साम्राज्य का असली आर्किटेक्ट अकबर को ही माना जाता है। उसने एक विशाल साम्राज्य को सिर्फ तलवार के दम पर नहीं, बल्कि एक बहुत सोची समझी सोच के साथ एक धागे में पिरोया। उसने मनसबदारी सिस्टम के जरिए मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को एक कर दिया, जिससे एक कुशल ब्यूरोक्रेसी बनी। लेकिन उसका सबसे बड़ा योगदान उसकी राजनीतिक और धार्मिक नीतियां थीं। सुलह एक कुल यानी सबके लिए शांति की उसकी नीति और सभी धर्मों की अच्छी बातों को मिलाकर दीन ए इलाही बनाने की उसकी कोशिश एक सहनशील और सबको साथ लेकर चलने वाले साम्राज्य को बनाने के उसके गहरे विजन को दिखाती है। सुलह एक कुल की नीति को अक्सर एक बहुत ही कुशल राजनीतिक चाल के तौर पर देखा जाता है, पर क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक जरूरत थी, या ये अकबर के अपने दार्शनिक विश्वासों और उसकी बौद्धिक जिज्ञासा का भी नतीजा थी? ये दोनों का एक बहुत ही शानदार मिश्रण था। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बेहद चालाक राजनीतिक कदम था। अकबर ये समझता था कि भारत जैसे देश पर जहां इतने सारे धर्म हों, सिर्फ ताकत के बल पर राज नहीं किया जा सकता। राजपूतों और दूसरे हिंदू समुदायों का साथ पाने के लिए सहनशीलता जरूरी थी, लेकिन साथ ही ये अकबर की अपनी गहरी दिलचस्पी का भी नतीजा था। उसने इबादत खाना बनवाया जहां वो सभी धर्मों के विद्वानों से चर्चा करता था। तो सुलह ए कुल सिर्फ एक राजनीतिक मजबूरी नहीं थी, बल्कि उसके इस विश्वास का प्रतीक थी कि हर धर्म में सच्चाई का कुछ हिस्सा है और आपसी सद्भाव ही शासन का आधार होना चाहिए। अब हम मुगल साम्राज्य के उस सुनहरे दौर में पहुंचते हैं जिसे जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब का काल कहा जाता है। ये कला, वास्तुकला और शाही शानो शौकत का शिखर था। लेकिन जैसा कि महान साम्राज्यों के साथ अक्सर होता है, जब वे अपनी ताकत की बुलंदी पर होते हैं, ठीक उसी वक्त उनके पतन के बीज भी अंकुरित हो रहे होते हैं। जहांगीर के दौर में मुगल पेंटिंग अपने चरम पर पहुंची, जिसमें प्रकृति और इंसानों का रियलिस्टिक चित्रण बेमिसाल था। इसके बाद आया शाहजहां का दौर, जिसे मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन एज कहा जाता है। उसने वास्तुकला की एक नई इबारत लिखी, जो संगमरमर और कीमती पत्थरों की जड़ाई यानी पियत्रा ड्यूरा से बनी थी। ताजमहल, जो मोहब्बत की निशानी है, और दिल्ली का लाल किला, जो शाही ताकत का प्रतीक है, आज भी उस दौर की क्रिएटिविटी और भव्यता की गवाही देते हैं। औरंगजेब का लगभग 50 साल का शासन विरोधाभासों से भरा हुआ है। एक तरफ उसके वक्त में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े भौगोलिक विस्तार तक पहुंचा। उसने बीजापुर और गोलकोंडा को जीतकर पूरे दक्कन को मुगल शासन के तहत ला दिया। वहीं दूसरी तरफ उसकी सख्त धार्मिक नीतियां, जैसे जजिया टैक्स को दोबारा लगाना और दक्कन में मराठों के साथ दशकों तक चली लंबी और महंगी लड़ाइयों ने साम्राज्य की आर्थिक और सैन्य कमर तोड़कर रख दी। उसने साम्राज्य को जोड़ने के बजाय उसे अंदर से कमजोर कर दिया। ये इतिहास का एक बहुत गहरा विरोधाभास है।
आखिर ये कैसे हुआ कि जिस शासक ने साम्राज्य को उसकी भौगोलिक सीमाओं के शिखर तक पहुंचाया, उसी की नीतियों ने उसके पतन का रास्ता भी तैयार कर दिया? इसका जवाब इंपीरियल ओवरस्ट्रेच यानी साम्राज्य के जरूरत से ज्यादा फैलाव के कॉन्सेप्ट में छिपा है। औरंगजेब का साम्राज्य एक ऐसे गुब्बारे की तरह हो गया था जिसमें बहुत ज्यादा हवा भर दी गई हो। वो बाहर से तो बहुत बड़ा और ताकतवर दिख रहा था, लेकिन अंदर से बहुत कमजोर हो चुका था। दक्कन की कभी न खत्म होने वाली लड़ाइयों ने शाही खजाना खाली कर दिया। उसकी धार्मिक नीतियों ने राजपूतों, सिखों और जाटों जैसे वफादार साथियों को दुश्मन बना दिया, और इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए प्रशासनिक ढांचा नाकाफी साबित हो रहा था। तो बाहरी कामयाबी की कीमत अंदरूनी कमजोरी और आखिरकार बिखराव के रूप में चुकानी पड़ी। तो राजाओं के बनने और मिटने की कहानियों को समझने के बाद अब जरा उस मशीनरी पे नजर डालते हैं जिसने इस विशाल साम्राज्य को सदियों तक चलाया। आखिर वो कौन सा प्रशासनिक और आर्थिक ढांचा था जो इस शाही इंजन को ताकत देता था? सल्तनत हो या मुगल साम्राज्य, दोनों की ताकत उनके बेहतरीन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में थी। ये एक पिरामिड की तरह था जिसके टॉप पर सुल्तान या बादशाह होता था। उसके नीचे वजीर यानी प्रधानमंत्री की अगुवाई में मंत्रियों की एक काउंसिल होती थी। पूरा साम्राज्य प्रांतों यानी सूबों में बटा था, जिन्हें गवर्नर यानी सूबेदार चलाते थे। ये पूरा सिस्टम ऊपर से लेकर नीचे तक कंट्रोल और टैक्स कलेक्शन को सुनिश्चित करता था। ये विभाग तो काफी हद तक आज के मंत्रालयों जैसे लगते हैं। ये समझने के लिए कि ये सिस्टम कितना एडवांस था, क्या आप बता सकते हैं कि ये अलग-अलग विभाग इतने बड़े और विविध साम्राज्य पर सेंट्रल कंट्रोल बनाए रखने के लिए आपस में तालमेल कैसे करते थे? बिल्कुल, ये एक मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी की तरह ही काम करता था। आप इसे ऐसे समझिए, दीवान-ए-वज़ारत आज का वित्त मंत्रालय था, जो पूरे साम्राज्य की अर्थव्यवस्था और रेवेन्यू सिस्टम को कंट्रोल करता था। दीवान-ए-अर्ज़ रक्षा मंत्रालय जैसा था, जो सेना की भर्ती, ट्रेनिंग और सैलरी देखता था। दीवान-ए-इंशा एक तरह से कम्युनिकेशन और विदेश मंत्रालय का काम करता था, जो शाही फरमानों को पूरे साम्राज्य में पहुंचाता था। और काज़ी-उल-कुज़ात चीफ जस्टिस के साथ न्याय मंत्रालय था। इन सभी विभागों का साफ बंटवारा और उनके बीच का तालमेल ही वो फौलादी ढांचा था जो साम्राज्य को एक साथ जोड़े रखता था। मध्यकालीन भारत की अर्थव्यवस्था बहुत वाइब्रेंट और अमीर थी। खेतीबाड़ी तो इसकी नींव थी ही, लेकिन इसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी दुनिया भर में मशहूर था। भारत के सूती और रेशमी कपड़ों, मसालों और नील की पूरी दुनिया में जबरदस्त मांग थी। शाही कारखाने हाई क्वालिटी लग्जरी सामान बनाते थे। सूरत और मसूलीपट्टनम जैसे बंदरगाहों से जहाज़ों के बेड़े मसालों और रेशम से लदे हुए दुनिया भर के बाजारों में जाते थे। इसी व्यापार और अमीरी की वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस दौर की राजनीतिक और आर्थिक कामयाबियों से भी बढ़कर इसकी सबसे गहरी और स्थायी विरासत है संस्कृतियों का अद्भुत संगम। ये सिर्फ टकराव का दौर नहीं था, बल्कि दो महान सभ्यताओं, भारतीय और इस्लामी के मिलने का भी था, जिसने एक नई, अनोखी और साझा संस्कृति को जन्म दिया। इस सांस्कृतिक मेलजोल का सबसे खूबसूरत रूप हमें भक्ति और सूफी आंदोलनों में दिखाई देता है। ये एक तरह की आध्यात्मिक क्रांति थी। कबीर, नानक और चैतन्य जैसे भक्ति संतों और मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे सूफी संतों ने प्रेम, भक्ति और ईश्वर से सीधे जुड़ाव का संदेश दिया। उन्होंने जाति-पाति और धार्मिक रीति रिवाजों को चुनौती दी और सिखाया कि भगवान की नज़र में सब बराबर हैं। इन आंदोलनों ने समाज की सबसे निचली परतों तक को छुआ और लोगों के बीच सद्भाव की पुल बनाए। ये आध्यात्मिक मेलजोल आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे नजर आया? भाषा, संगीत या वास्तुकला में इसके कुछ ठोस उदाहरण क्या हैं, जहां हम इस मिलीजुली संस्कृति को आज भी देख सकते हैं? इसका असर तो हर तरफ है। इसी दौर में गंगा जमुनी तहजीब पनपी। भाषा की बात करें तो फारसी और हिंदी के मेल से उर्दू जैसी खूबसूरत जबान पैदा हुई। संगीत में अमीर खुसरो ने सितार और कव्वाली जैसी चीजें दी, जो आज भी दक्षिण एशिया के संगीत की आत्मा हैं। आर्किटेक्चर में भारतीय और फारसी स्टाइल के मिलने से इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बना, जिसके नमूने हमें हर पुराने शहर में दिखते हैं। हमारा खाना, हमारे कपड़े, हमारी रस्में, सब कुछ इसी साझा विरासत की गवाही देते हैं। साम्राज्य तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनकी विरासत जिंदा रहती है। अब हम इस सवाल पर आते हैं कि सल्तनत और मुगल काल के इन 500 सालों का हमारे आज के जीवन और समाज पर क्या असर है, और हम इस इतिहास से क्या सीख सकते हैं। इस दौर ने हमें एक मजबूत प्रशासनिक विरासत दी है। आज भी हमारे जिला प्रशासन और रेवेन्यू सिस्टम में उसी पुराने सिस्टम की झलक देखी जा सकती है।
इसने हमें ताजमहल और लाल किले जैसे आर्किटेक्चर के नायाब तोहफे दिए हैं, जो आज भारत की पहचान है। और सबसे अहम बात, इसने हमें एक मिला-जुला सांस्कृतिक ताना बाना दिया है, जो हमारी भाषा, संगीत, खाने और हमारी सोच में आज भी जिंदा है। और इससे शासन का एक ऐसा सबक भी मिलता है जो कभी पुराना नहीं होता। इतिहास गवाह है कि जब जब शासकों ने सहनशीलता और सबको साथ लेकर चलने की नीति अपनाई, साम्राज्य फला फूला और अमीर हुआ। और जब भी उन्होंने बंटवारे और कट्टरता का रास्ता चुना, तो पतन तय हो गया। ये एक ऐसा सबक है जो आज भी उतना ही जरूरी है जितना 500 साल पहले था। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, जब हम आज के भारत को देखते हैं तो इस महान दौर की कौन सी विरासत हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? क्या वो प्रशासनिक ढांचा है जो आज भी देश को चला रहा है? क्या वो शानदार इमारतें हैं जो हमारी पहचान बन चुकी हैं? या फिर वो सांस्कृतिक मेलजोल है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में घुल मिल गया है? इसी सवाल के साथ हम आपको अपने आज में इतिहास की इन गहरी जड़ों को तलाशने और उन पर सोचने के लिए आमंत्रित करते हैं। मध्यकालीन भारत जैसा विशाल और विविधताओं से भरा उपमहाद्वीप, यहाँ एक साम्राज्य बनाना और फिर उसे सालों साल चलाना, इसके पीछे की रणनीतियां आखिर क्या थीं? तो यही है आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल। देखिए, किसी राज्य को फतह कर लेना तो कह सकते हैं कि एक पड़ाव है, बस शुरुआत। असली खेल तो उसके बाद शुरू होता है। कैसे इतने बड़े इलाके को कंट्रोल किया जाए, पैसा कहाँ से आएगा, और सबसे जरूरी, उन लाखों अलग अलग तरह के लोगों पर हुकूमत कैसे की जाए। असल चुनौती तो यही है। चलिए तो फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं। किसी भी साम्राज्य की जो सबसे पहली और बड़ी जरूरत होती है वो है कंट्रोल बनाना, और दूसरा खजाने को भरने के लिए पैसे का एक पक्का इंतजाम करना। अगर ये दो चीजें नहीं हैं तो सब कुछ बिखर जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का तरीका एकदम सीधा और सख्त था। उसे पता था कि बगावत की जड़ें कहाँ हैं, अमीरों की दौलत, उनकी पार्टियां और शराब। तो उसने क्या किया, इन सब पर ही लगाम कस दी। हाँ, ये कठोर तरीका था, पर उस वक्त स्थिरता बनाए रखने के लिए काफी असरदार साबित हुआ। खिलजी की इस ब्रूट फोर्स वाली नीति से हटकर मुगलों ने एक ज्यादा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम बनाया। ये सिर्फ डर पर नहीं टिका था, बल्कि एक सोची समझी व्यवस्था और वफादारी की बुनियाद पर खड़ा किया गया था। और इस सिस्टम की जान थी मनसबदारी प्रणाली। इसे आप एक तरह की रैंकिंग प्रणाली समझ सकते हैं, जहां हर अधिकारी को एक मनसब यानी रैंक मिलता था। यही रैंक तय करता था कि उसकी तनख्वाह कितनी होगी और उसे कितने सैनिक अपनी कमान में रखने होंगे। इसी से साम्राज्य में उसका रुतबा तय होता था। अब ये जो सिस्टम था ना, ये कमाल का था, बहुत होशियारी से बनाया गया था। मतलब अब काबिलियत की पूछ थी, सिर्फ पैदाइश की नहीं। जो वफादार है, जो काम का है, उसे ही तरक्की मिलेगी। और देखिए, सिविल और मिलिट्री ड्यूटी को एक साथ जोड़ दिया। इसका मतलब हर अफसर की जवाबदेही सीधे बादशाह के लिए थी। नतीजा ये हुआ कि बादशाह की पकड़ अमीरों पर, मतलब नोबल्स पर, एकदम मजबूत हो गई। ठीक है, तो मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल तो हो गया, पर भाई पैसा कहाँ से आएगा? किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए खजाना भरा होना चाहिए। और यहीं पर एंट्री होती है जब्ती प्रणाली की, जो मुगल साम्राज्य का फाइनेंशियल इंजन थी। तो इसकी सबसे खास बात ये थी कि जब्ती सिस्टम ने अंदाजे से टैक्स वसूलने का पुराना तरीका खत्म कर दिया। अब सब कुछ जमीन की नपाई और उसकी पैदावार पर तय होता था। इससे किसानों को भी पता था कि उन्हें कितना टैक्स देना है, और साम्राज्य को भी मालूम था कि कितनी आमदनी होगी। इसी भरोसेमंद इनकम ने मुगलों की विशाल सेना और नौकरशाही का खर्चा उठाया। चलिए अब जरा हार्ड पावर यानी सेना और पैसे से सॉफ्ट पावर की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी साम्राज्य सिर्फ जोर जबरदस्ती से नहीं चलता, उसे अपने लोगों को जोड़ना भी पड़ता है। तो सवाल ये है कि उस दौर के शासकों ने कल्चर और धर्म की इतनी सारी विविधताओं को कैसे संभाला। और जब भी ये बात होती है तो सम्राट अकबर का जिक्र सबसे पहले आता है। ये तस्वीर उनके दरबार की है, जहां अलग अलग धर्म और संस्कृति के लोग एक साथ मौजूद हैं। ये महज एक तस्वीर नहीं, बल्कि उनके शासन के विजन का एक प्रतीक है। अकबर का जो गाइडिंग प्रिंसिपल था वो था सुलेह कुल। अब इसका मतलब सिर्फ टॉलरेंस या सहनशीलता नहीं, इसका मतलब था हर धर्म की एक्टिवली इज्जत करना और सबके बीच अमन चैन कायम करना। और सच पूछिए तो उस जमाने के हिसाब से ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। बिल्कुल। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, अकबर ने बाकायदा कदम उठाए।
अपने शासन की शुरुआत में ही ऐसे कानून लाए जिनसे गैर मुसलमानों पर से बोझ कम हुआ और उन्हें बराबरी का दर्जा मिला। अकबर ने कला और संस्कृति को भी एक साझा पहचान बनाने के हथियार की तरह इस्तेमाल किया। आप फतेह पर सीकरी के आर्किटेक्चर को देखिए या उस दौर की पेंटिंग्स और संगीत को सुनिए। हर जगह आपको हिंदू और इस्लामी परंपराओं का एक खूबसूरत संगम देखने को मिलेगा। लेकिन तब क्या होता है जब बड़े बड़े आइडियाज तो हों पर उन्हें जमीन पर उतारने का तरीका सही न हो? चलिए अब एक ऐसी ही कहानी देखते हैं जो एक चेतावनी की तरह है। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की, एक ऐसा शासक जो जीनियस भी था और जिसके विचार अपने वक्त से कोसों आगे थे। लेकिन एक बहुत बड़ी लेकिन थी, उसकी सोच और उसे लागू करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क था। मिसाल के तौर पर दोआब ने इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया कि किसानों ने बगावत कर दी। उसके फैसलों ने एक तरह से साम्राज्य की जड़ों को ही हिलाकर रख दिया। ये जो बात है, ये तुगलक वंश से मिले सबक का निचोड़ है। सिर्फ एक महान विजन होना ही काफी नहीं है, उसे जमीनी हकीकत को समझते हुए लागू करना भी उतना ही जरूरी है। तो इन सारे साम्राज्यों की कहानियों से हम सीखते क्या हैं? चलिए साम्राज्य बनाने की इस प्लेबुक के जो मुख्य सबक हैं उन्हें एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो सार ये है कि मुगलों ने हमें सिखाया कि एक काबिल ब्यूरोक्रेसी और एक स्थिर रेवेन्यू सिस्टम कितना जरूरी है। अकबर ने दिखाया कि कैसे सबको साथ लेकर चलने से साम्राज्य मजबूत होता है, और तुगलकों की कहानी हमें याद दिलाती है कि बड़े बड़े आइडियाज को भी प्रैक्टिकल गवर्नेंस की जरूरत होती है। और हम आज की इस चर्चा को इसी सवाल पर खत्म करते हैं। शक्ति का असली और टिकाऊ रूप क्या है? क्या वो सख्त कंट्रोल से आता है या फिर लोगों और संस्कृतियों को एक साथ जोड़कर एक साझा मकसद में शामिल करने से? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।